बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया है। सदर से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख से आगाह करेगा और चीफ जस्टिस का गुज़िश्ता समाअत के दौरान कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो उसे बदलने नहीं देंगे। सदर साहब ने क्या तजवीज़ किया है? सर, सदर ने कौन सी तारीख तजवीज़ की है? सर, आज हो जाएगा, ठीक होगा। सर, वापस आएंगे। बेयकीनी के बादल छट गए। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर पहुंचे। अटॉर्नी जनरल और इदारे के आला अफसरान भी साथ थे। सदर आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के एलामिये में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख से आगाह करेगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो इसे बदलने नहीं देंगे। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतखाबात चाहती है, किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते। इंतखाबात की तारीख पर सबके दस्तखत हों, एक बार दी गई तारीख में कोई तौसी नहीं होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आज रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। सारे इदारे काबिले एहतराम हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख दी गई है। मुत्तफ़िका फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया। सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख दी। मुतफ़िक का फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ निगरान हुकूमत की निगरानी करना है। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। देखते जाएं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा, सहाफ़ी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चलें इस बहाने बच्चों को स्कूल की एक और छुट्टी मिल जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद बताया, सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत आ रही हैं, शिकायत में सच्चाई हुई तो कार्रवाई करेंगे। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं कि इलेक्शन का मामला अदालत तक जाना ही नहीं चाहिए था। सदर के खत लिखने पर ही मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। रहनुमा IPP महमूद मौलवी कहते हैं कि अब इलेक्शन की तारीख पर रोना धोना चलेगा। राना एहसान अफजल ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब से अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएगी। ये मामला तो कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आइन और कानून जो है इसके ऊपर बड़ा साफ सुथरा आपको इत्तलाह अमल देता है। मेरी दानिश में तो जब सदर मुमलिकत ने चिट्ठी लिखी वहीं पे ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो बहुत खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उसका ऐलान कर दिया, उसका टाइम बता दिया। ना माजी की रिवायत टूटेगी और ना इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी अग्री करेगी। ये बिल्कुल हमेशा माजी की तरह इसके ऊपर ये रोना धोना भी चलेगा और जो है उसके बाद शोर शराबा भी होगा और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर अल्लाह सिर्फ ये करे कि ये इसके ऊपर धरने और दूसरी चीज़ें ना हो, ताकि किसी ना किसी तरह ये मुल्क जो है सही सिमत में चलना शुरू हो जाए। मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी की इनसिक्योरिटी है जो अभी हमारे मद्दे मुकाबिल है, हमारे साथ उनका मुकाबला है इलेक्शंस में, और पंजाब के अंदर वो इस हद तक कोई उनकी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो यहाँ से कोई बड़ी अच्छी कोई परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसलिए इल्ज़ामात का एक भौचाड़ है PMLN के ऊपर और वो बेबुनियाद है। देखें, हमारा तो बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब को टारगेट किया गया 17-18 में उनको, और आज अगर उनको अदालतों से कोई रिलीफ मिल रहा है या कानून का तकाजे पूरे हो रहे हैं तो इसके ऊपर तो उनको भी इस चीज़ को अप्रीशिएट करना चाहिए।
इलेक्शन का ऐलान हो गया, जंग छिड़ गई। अब देखते हैं कोई कैसे इलेक्शन चोरी करता है। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कराची में जलसे से खिताब में उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं अपने फलस्तीनी भाइयों को, आपने हमें आवाज दी, हमने उस पर लब्बैक कहा। 2018 के इलेक्शन में जाली नतायज आए, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जमीयत उलमा ऐसा रद्द-ए-अमल देगी। और मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप तो आज इस्राइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमने तो 2018 के बाद इस्राइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ा और आज उसको मकाफात अमल के हवाले किया है। अब इलेक्शन के निज़ाम में हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे कि तुम चोरी कैसे करते हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन। स्क्रिंड और काजी अहमद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान की मुलाकातें, इंतखाबी मुहिम और सियासी उमूर पर बातचीत की गई। साबिक सदर का कहना था कि जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन की जो तारीख आ गई है, कोशिश होनी चाहिए कि इसमें कोई रद्दबदल ना हो, कोई भी पार्टी तारीख की मुखालफत ना करे। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम में बातचीत, मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये खुशाइन बात है कि एक तारीख आ जाएगी, चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करूंगा कि उसके बाद ये एक तारीख पत्थर में लिखी होनी चाहिए कि इसमें उससे ज़्यादा रद्दबदल फिर की कोई गुंजाइश ना हो। तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टी अब स्टेज पे इस बात की मुखालफत करेगी कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये भी इंतखाबात कंट्रोवर्शियल रहे। अगर इलेक्शन मुतनाज़े हो गए तो उनके लिए भी गवर्नेंस मुश्किल होगी। हर एक शख्स देख सकता है कि एक पार्टी को जाहिर है सबके ऊपर फौकियत दी जा रही है। हमें तो एक्सपीरियंस 2018 वाला भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन 18 में खासकर एक फेवरेट बनाया गया। इंतखाबात होने चाहिए, अवाम ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान को खुश आइन करार दे दिया। को ये जो इलेक्शन का कह रहे हैं तो बहुत अच्छा फैसला है। हम तो सब इंतज़ार में थे कि इलेक्शन हो ताकि पाकिस्तान फिर जो है प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा होगा कि जो है ना ये 8 फरवरी को इलेक्शन कर ले और जो है ना हम तो इस बात की खुशी मनाएंगे कि जो है ना इससे भी पहले करवा लेते। बहुत खुशाइन बात है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है। पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर थी जब तक इंतखाबी अमल शुरू नहीं हुआ था। जी अच्छी बात है, आइन पे अमल दरामद हो रहा है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इलेक्शन का ऐलान होना खुशाइंदा अमल है। इलेक्शन होना चाहिए यार, जमहूरियत आनी चाहिए। जमहूरियत आएगी तो इस मुल्क में बेहतरी आएगी। इलेक्शन होने चाहिए लाजमी भाई, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें खुशहाली आएगी। इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो उनसे है भाई, जमहूरी निज़ाम तो किसी भी मुल्क के लिए जो उनसे है ना वो बेहतरीन है। और इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी तो दुआ ये है कि पार्टी कोई भी है जो मुल्क के हक़ में बेहतर है ना वही है। इलेक्शन होने वाले हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। 8 फरवरी को होने चाहिए। 100 सुनार की एक लोहार की। अब अवाम की ईद होगी 8 फरवरी। इंतखाबात के लिए कल के हुक्मरान आज अवाम की दहलीज पर होंगे, हाथ बांध कर शिकायत सुनेंगे, मसाइल के हल के लिए फिर से फुर्तियां दिखाएंगे। दस्तक होगी, दरवाजा खुलेगा, अवामी नुमाइंदा दहलीज पर होगा। 5 साल का इंतजार खत्म हो गया, अब वोटर्स की ईद होगी, उनकी सुनी जाएगी, वोटर्स को इज्जत दी जाएगी। मुल्क भर में इंतखाबी माहौल गर्म होने लगा। अवाम के हाथ वादे वफा कराने का वक्त आ गया, शिकायतों और सुनवाई कराने का मौका मिल गया। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का बगल बज गया। अदालत ने आम इंतखाबात की तारीख का हुक्म आते ही नून लीग मुतहरिक हो गई है और लाहौर में नवाज शरीफ के बैनर्स लग गए हैं। लीगी कायद से शहबाज शरीफ की मुलाकात, टिकट्स की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर भी बातचीत की गई है। BAP के चंद रहनुमा और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान।
बात की तारीख आते ही नून लीग इन एक्शन। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात, टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक हुआ। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमा और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। कोयटा में अयाज सादिक की अहम मुलाकातें, रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए नून लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से कोई रहनुमा कोयटा आए फिर शमूलियत इख्तियार करेंगे। लीगी रहनुमा ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनने की उम्मीद जाहिर कर दी। हमने इस दफा अगले आने वाले 5 सालों में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तकदीर बदलने का तहैया किया है। लाहौर में कारकुन नारे लगाते घरों से निकल आए। कहा दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और गुर्बत समेत नवाज शरीफ के पास तमाम मसाइल का हल है। लीडर तो एक ही है, वो है नवाज शरीफ। इंशाल्लाह हम अपने वोट से एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ को मुंतखब करेंगे। मेरे दिल के तह गहराइयों से मैं आपको वेलकम करता हूँ। मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हर दफा शेर को ही मिला है और इस बार भी इंशाल्लाह शेर को ही मिलेगा। क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब। शहर भर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में नून लीग के वोटर्स पार्टी दफातर में जमा हुए, जो अपनी पार्टी की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। और अब आपको बताएं, इंतखाबात की तारीख आते ही MQM भी मुतहरिक हो गई है। पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला कर लिया है। हफ्ते को कराची के ज़िले जनूबी में बर्न्स रोड पर कॉर्नर मीटिंग होगी। जिम्मेदारों और कारकुनान ने हंगामी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम रहनुमाओं को मुहिम के लिए आवाम में उतरने की हिदायत भी कर दी गई है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां रूज पर हैं। FBR ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए 5 रुकनी फोकल पर्सनस टीम तश्कील कर दी है। तमाम फील्ड फॉर्मेशन सरबराह को 2 ऑफिसर्स पर मबनी एक टीम नामजद करने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। FBR में उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी होगी। 5 रुकनी फोकल पर्सनस की टीम तश्कील। चीफ रेवेन्यू ऑपरेशंस अरशद नवाज और सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट बिलाल जमीर, सेकंड सेक्रेटरी सदफ एहसान, सेकंड सेक्रेटरी सुहेल अब्बास फोकल पर्सन मुकर्रर, सेकंड सेक्रेटरी अलीशबा आसिफ भी 5 रुकनी फोकल पर्सनस में शामिल। फील्ड फॉर्मेशन सरबराहान 2 रुकनी टीम नामजद करेंगे। तमाम नामजद टीमें कमिश्नर की सरबराही में अपने इलाकों में फोकल पर्सनस के तौर पर काम करेंगी। तमाम टीमें चीफ रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ राब्ते में होंगी। निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में वज़ारत ख़जाना के वफ़द ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात हुए हैं। इसी दौरान आलमी मालियाती इदारे के मिशन चीफ ने हुकूमत के पहली सहमाही अहदाफ के हुसूल के लिए इक़दामात को सराहा है। मिशन चीफ पहली सहमाही अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमती इक़दामात से खुश। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में IMF जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात हुए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF को स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर्ज प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह किया। उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम के लिए मालियाती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात में गवर्नर स्टेट बैंक, FBR, SECP चेयरमैन और सेक्रेटरी ख़जाना ने शिरकत की। मुज़ाकरात में IMF वफ़द के जायज़ा मिशन की सरबराही मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने की। और सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी है। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने तौसी की करारदाद पेश की है। ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर ली है। JUI और PTI एक पेज पर आ चुकी हैं। तौसी की मुखालिफत की है। आज़म नज़ीर तारिक का कहना था कि कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। इसहाक डार बोले कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में ख़राब की गई चीज़ों को अब ठीक करना होगा। में जो मुस्बत कानून साजी होती है, जिसका भला फायदा, ये हमारा इख्तियार है और ये हमारे इख्तियार रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी को गया है, कल को हाउस में आएगा। हाउस जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनेगा। ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन और जो ये जो इस मुल्क की हिस्ट्री है ना, इसको ठीक ऐसी चीजों से होगा। आई विश के ये अपहोल्ड होती। आई विश के हम जाते, जो भी जाते, जिनके भी आज तक 184(3) में थे, उनको जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ। मईशत मस्बत राह पर गामजन है। 27 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर में $1 करोड़ 36 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती कोशिशें कामयाब। माशी मैदान में अच्छी खबर। 27 अक्टूबर तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में $1 करोड़ 36 लाख का इजाफा। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर 7 अरब 50 करोड़ 42 लाख की सतह पर आ गए। गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी बैंक के ज़खायर 7 अरब 49 करोड़ 42 लाख थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मजमूई ज़खायर में 7 करोड़ 90 लाख की कमी हुई। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 12 अरब 97 करोड़ 66 लाख की सतह पर आ गए। पिछले हफ्ते मजमूई ज़खायर 12 अरब 65 करोड़ 56 लाख थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में $9 करोड़ 26 लाख की कमी हुई।
कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 6 करोड़ 88 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। पिछले हफ्ते कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 16 करोड़ 14 लाख डॉलर्स थे। और गज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। सिहोनी फौज ने ब्रीच कैंप पर भी बम बरसा दिए हैं। वहशियाना कार्रवाई में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जबालिया कैंप पर 3 दिन में तीसरा हमला करके मजीद 29 अफराद की जान ली गई है। मगरबी गज़ा में स्कूल पर भी बमबारी की गई है और 5 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइल की गजा में दरिंदगी बरकरार है। जबालिया कैंप समेत अक़वाम मुत्तहिदा के अनरवा स्कूल पर भी बमबारी की गई है। इसराइली फ़ौज मकबूजा मगरबी किनारे में गिरफ्तारियां कर रही है और अब तक 49 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 1220 फ़लस्तीनियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 740 हमास जंगजू हैं। इसराइल की बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से तजावज कर गई। जबालिया कैंप पर हमले में 200 फलस्तीनी शहीद और 120 लापता हैं। इसराइल का जबालिया पर एक दिन के वक्फे से दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल ऐसे ही एक हमले में 400 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। इसराइली हमलों में अब तक 9061 फलस्तीनी शहीद, 32,000 जख्मी हुए हैं। शोदा में 3760 बच्चे और 2356 खवातीन हैं। 1405 इसराइली हलाक, 5431 जख्मी हुए हैं। हमास के हाथों 242 इसराइली यरगमाल हैं, जिसमें से 30 बच्चे भी शामिल हैं। पट्टी में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के स्कूल के करीब इसराइली मिसाइल हमले में भगदड़ मच गई। इसराइल का मिसाइल हिट होते ही फिजा में सफेद धुआं फैल गया। मिसाइल की नौयत की तस्दीक नहीं हो सकी है। स्कूल 6 लाख फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों की पनाहगाह का काम दे रहा था। गजा पट्टी पर एक छोटे पनाह गुज़ीन कैंप बोरेजी पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हुए। यहाँ 46,000 फलस्तीनी बाशिंदे मुकीम हैं। इसराइली फौज मकबूजा मगरिबी किनारे में गिरफ्तारियां कर रही है और अब तक 49 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक 1220 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 740 हमास जंगजू हैं। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया है। इसराइल ने इमदादी काफिलों के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया, जबकि बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल से अपने सिफारतकार को वापस बुलाएगा। मुआशरी ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। गजा में 46% अस्पतालों ने काम बंद कर दिया। तुर्किश फ्रेंडशिप अस्पताल बंद होने वालों में शामिल है। ताहाल सिर्फ इंडोनेशियन अस्पताल बैकअप जनरेटर पे चल रहा है। अलशिफा अस्पताल में अब सिर्फ चंद घंटों का फ्यूल रह गया, जबकि अलकुद्स की भी यही सूरत हाल है। गजा में वाहिद कैंसर के अस्पताल की बंदिश के बाद तुर्किया यहाँ जेर इलाज मरीजों को तुर्किया के अस्पतालों में लाएगा। तुर्क वजीर खारजा ने ऐलान कर दिया। 130 नौमौलूद इंक्यूबेटर में मौजूद है। 50,000 हमला खवातीन है। यौमिया 183 डिलीवरी केसेस हो रहे हैं। 1000 किडनी डायलिसिस के मरीज हैं। 3,50,000 मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज भी हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा गजा में इमदाद की फौरी फराहमी पे मुत्तफिक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि इसराइल मुसलसल हमलों से इमदाद पहुँचाने का काम मुतासिर हो रहा है। इसराइल की मुसलसल बमबारी और इमदादी काफिलों के लिए मिस्र के रफा बॉर्डर के गेट खोलने से इनकार कर दिया है, जिसके बायस इमदादी ट्रकों की कतारें लगी हुई हैं। 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ 250 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाजत दी गई। बहरीन ने कहा है कि वो इसराइल से अपने सिफारतकार को वापस बुलाएगा। माशी ताल्लुकात भी खत्म किए जाएंगे। फलस्तीनी बाप की हालत इज़ार अपनी मासूम कमसिन बेटी को बचाने के लिए बेकरार और नंगे पांव दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। इसराइली हमले में शहीद होने वाली नन्ही बच्ची पहले ही खालिक हकीकी से जा मिली थी। और गजा में महसूर फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए सऊदी फरमान रवां ख़ानदान ने अपनी जानिब से 1 करोड़ 30 लाख डॉलर्स अतिये का ऐलान किया है, जबकि शाह सुलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने फ़लस्तीनियों के लिए ज़ाती हैसियत में एहतियात किए हैं और सरकारी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए SR रिलीफ मुहिम को 2015 में शुरू किया गया था और हालिया गजा सूरत हाल पर कौमी मुहिम का भी बाकायदा ऐलान किया गया है, जिसके तहत आम सऊदी भी अपने अतियात जमा करा सकेंगे और इसराइल हमास जंग और गजा में इंसानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आलमी इदारे OCHA ने $300 मिलियन इमदाद की अपील कर रखी है। और अब आपको बताएं कि JUI के ज़ेर एहतमाम कराची में तूफ़ान अल-अक्सा और सिंध अमन मार्च मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन होना चाहिए, आलमी क़ुव्वतें अमली तौर पर मैदान में आए। इस्लामी दुनिया बेहिसी कबूल करने को तैयार नहीं है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का वीडियो लिंक खिताब कहा, फ़लस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे, उलमा सब जंग के मैदान में हैं। गजा के मुसलमान अमन की जानिब देख रहे हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत दरअसल बैतुल मक़दस की हिमायत है।
अमेरिका और मगरबी ममालिक इसराइली बर्बरियत पर इसकी पीठ ठोंक रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने फ़लस्तीन में कत्लेआम देख रहे हैं। ऐसा कहना था कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल काबिल शिकस्त है, 2.25 अरब मुसलमान किस इंतज़ार में हैं। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को गज़ा के मज़लूमों के लिए लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा मार्च होगा। अगर बाइडन तल अबीब आकर उनके साथ यकजहती का इजहार कर सकता है तो आखिर हमारे मुसलमान हुक्मरान वहाँ जाकर इस मज़लूम कौम के साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर गज़ा में फ़लस्तीनियों को कामयाबी होती है तो ये उम्मत की कामयाबी है और ये आलमी इस्लाम की कामयाबी है। लेकिन खुदा न ख्वास्ता गज़ा पर इसराइलियों ने कब्ज़ा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गज़ा पर उसका कब्ज़ा होगा, फिर न वो मिस्र को माफ़ करेंगे, न उर्दन और लबनान को छोड़ेंगे, न सऊदी अरब को छोड़ेंगे, न तुर्की को माफ़ करेंगे, न ईरान और पाकिस्तान को माफ़ करेंगे। इसलिए कि वहाँ उनके पार्लियामेंट के दरवाज़े पर जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उसमें उर्दन भी शामिल है, लबनान भी शामिल है, तुर्की का इलाका भी शामिल है और ख़ुद सऊदी अरब का खैबर और मदीना मुनव्वरा भी शामिल है कि यहाँ भी हमारे यहूदी कबाइल आबाद थे। मुल्क भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। हज़ारों गैर मुल्की बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। शदीद रश के बायस तोरखम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रहा। अब तक 1,43,000 से जायद गैर कानूनी पनाहगुज़ीन वापस जा चुके हैं। मुल्क में गैर कानूनी पनाहगुज़ीनों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। तूरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पेशावर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 200 से ज्यादा अफराद को ट्रांजिट कैंप भेज दिया गया। लाहौर समेत पंजाब में भी गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, सैकड़ों अफराद को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया गया। अटक में 272 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप पहुंचा दिया गया। जहलम में 98 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। जरूरी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान रवाना करने के लिए पेशावर भेजा जाएगा। अब तक 1,43,000 से ज्यादा गैर कानूनी पनाहगुज़ीन वापस अपने वतन लौट चुके हैं। और यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई है। दुकान के मालिक ने फायरिंग से डाकू मार दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई है। दुकान के मालिक ने फायरिंग करके डाकू को मार दिया। अहम खबर दे रहे हैं आपको कराची से कि कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई है और ये फुटेज भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दुकान के मालिक ने फायरिंग करके डाकू को मार दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जहां पर डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया गया है। दुकान के मालिक ने फायरिंग करके डाकू को मौत के घाट उतार दिया है। ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि वारदात की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। दुकान मालिक ने गोली चलाकर जो है डाकू को कत्ल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 से, जहां दूध की दुकान पर डकैती की एक और वारदात को नाकाम बना दिया गया है और दुकान के मालिक ने फायरिंग करके डाकू को कत्ल कर दिया है। और ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? पुलिस पहुंचे मौके पर? जी हाँ, पुलिस मौके के ऊपर पहुंची है। ताहम ये कोरंगी 3.5 नंबर का मकाम है जहां गर्ल्स कॉलेज के करीब वाक़े एक मिल्क शॉप के ऊपर डकैती की वारदात के लिए तन्हा मुलजिम गुज़िश्ता शब पहुंचा था और डाकू की जानिब से जो दुकानदार है उसका मोबाइल फोन और नकद रकम लूटे जाने के साथ साथ कैश काउंटर की दराजों को भी जो है वो छान पटक की जा रही थी और उधर से भी नकदी लूटी जा रही थी। ताहम इस दौरान दुकानदार को मौका मिलता है और वो अपने लाइसेंस याफ्ता असले से फायरिंग करने में कामयाब होता है। डाकू जो है वो फायरिंग की जद में आके मौके पर ही हलाक हो जाता है।
ताहम इसी दूध की दुकान के ऊपर अब से 1 माह कबल भी डकैती की वारदात हुई थी, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। ताहम कोरंगी के शहरियों का कहना है कि आए दिन की डकैती की वारदातों की बिना के ऊपर अब शहरियों ने डाकुओं से खुद ही निपटना शुरू कर दिया है। जी ठीक है, शहरियों ने डाकुओं से खुद ही निपटना शुरू कर दिया है। नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में डाकू बेलगाम होने लगे हैं, शहरियों से खुलेआम वारदात की जाने लगी है। रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। लांढी दाऊद चौरंगी में डकैती मज़ाहमत फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि सऊदाबाद में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल। पुराना गोलीमार, रेक्सल नदी और सुपर हाईवे हंगोरा गोट बाजार के करीब भी फायरिंग से 2 शख्स जख्मी हो गए हैं। बेअमान कराची की दास्तान, डाकू लेने लगे शहरियों की जान। रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। लांडी दाऊद चौरंगी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में डाकुओं ने आज फिर एक शख्स की जान ले ली। सऊदाबाद के इलाके में मकतूल हैदर तनख्वाह लेकर घर जा रहा था कि डाकुओं ने मुजाहिमत पर कत्ल कर दिया। पुराना गोलीमार, रेक्सल नदी और सुपर हाईवे हिंगोरा गोड बाजार के करीब फायरिंग से 2 शख्स जख्मी हो गए। उधर कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वेस्ट पुलिस ने डकैती की मुताद्दिद वारदातों में मुलव्विस छलावा गैंग के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा में जुराइम पेशा नासिर की कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना झाल चुकियाँ की हदूद में एक ही रात में 2 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। लखमोट के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके अब्दुल रहमान नामी शहरी की जान ले ली है, जबकि झाल चुकियाँ फाटक के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके अनवर नामी शख्स को मौत की नींद सुला दिया है। और शहर में डाकू भी सरगर्म हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर वारदात में डाकू मुलाजमीन से कैश और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। और अब खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 की, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच है। कौमी क्रिकेट टीम बेंगलुरु पहुंच गई है। होटल आमद पर स्क्वाड का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाहीनों का सुबह 10 बजे ट्रेनिंग सेशन होगा। ग्रीन शर्ट्स चना स्वामी स्टेडियम में हफ्ते को कीवी से टकराएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच, शाहीन करेंगे क्या हिकमत अमली चेंज। कौमी क्रिकेट टीम बेंगलुरु पहुंच गई। होटल अहमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया कि जीत की भूख कायम रखें। वसीम जूनियर का कहना है कि नसीम शाह से बॉलिंग टिप्स ली, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। केवीज के पार्क उतरने के लिए शाहीनों का पंजे तेज करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच देंगे। मुकाबले से कबल मुखालिफ कैंप से अच्छी इतलात भी आ गयी। केवी टीम मैनेजमेंट के खिलाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक मुश्किलात में इजाफा। मैट हेनरी और जेम्स नेशिम को इंजरी का सामना। लोकी फर्गूसन मार्क चैंपियन और केन विलियमसन पहले ही इंजरी से 2-4 हैं। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। केवीज अगले 2 मैचेस भी हार गए तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। शाहीनों को अपने दोनों मैचेस जीतना होंगे। चौथे नंबर पर आने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार या हदफ 35 ओवर्स में पूरा करना होगा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स हफ्ते को वर्ल्ड कप के मैच में टकराएंगी। केवीज और ग्रीन शर्ट्स के मैदान में उतरने से पहले ही मुल्की फैंस ने ट्विटर महाज संभाल लिया है। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के हवाले से मजे के तबसरे करके अभी से मैच का माहौल बना दिया है। मैच से कबल ट्विटर पर मुहाज करम एक मद्दाह ने वीडियो शेयर की तो देखने वाले हंसी पर काबू नहीं रख सके। कीवीज के लिए असल चैलेंज हो। पाकिस्तान टीम के फैन ने कीवीज को अलर्ट जारी कर दिया। ग्रीन शर्ट्स के मद्दाह ने एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद होने का अज़म जाहिर किया। एक क्रिकेट शाइक ने कहा, कुदरत का निजाम हरकत में आ चुका है, हम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गए। इंडिया में जारी क्रिकेट वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड्स के अंबार लग गए हैं। बैटिंग के लिए कारसाज भारतीय पिचेस बल्लेबाजों की जन्नत और बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुई हैं। एक रोज़ा क्रिकेट के खात्मे और अदम मकबूलियत के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि इवेंट में अब तक 427 छक्के और 1516 चौके लगाए जा चुके हैं। इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ और इसके साथ ही बॉलर्स का इम्तिहान भी। बल्लेबाजों को मौका मिला तो उन्होंने बॉलर्स का हशर नशर कर दिया। पहले मैच से शुरू होने वाला बैटर्स का लाठीचार्ज बगैर किसी बड़े वक्फे के जारी। रन्स के सैलाब के आगे बंद बांधने में बॉलर्स मुकम्मल नाकाम साबित हुए। कमजोर टीमों के खिलाफ रन्स के पहाड़ खड़े किए गए, जिसकी चोटी तो दूर, इस तक जाना भी किसी के लिए मुमकिन नहीं था। जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन स्कोर किए। इंग्लैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ 364 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाया। ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन बनाकर पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की। जनूबी अफ्रीका ने 399 रन बना के इंग्लैंड की बैंड बजाई। मजमूई तौर पे अब तक इवेंट में एक इनिंग में 9 बार 350 से ज्यादा रन बन चुके।
और भारत ने श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 358 रन के हदफ के ताक़ुब में आइलैंडर्स सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गए, जबकि 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। इनिंग्स का सबसे बेहतरीन इनफरादी स्कोर 14 रहा, जबकि मोहम्मद शामी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 शिकार किए। रोहित शर्मा ने भारतीय मुआशरे की हकीकत खोल कर रख दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल के जवाब में कहा है कि एक मैच हारने की देर है, मेरी सारी खूबियां धरी की धरी रह जाएंगी। मजीद क्या कहा अभी सुनिए। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में जुमे को एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान का 6ठा नंबर है, जबकि 6 मैचेस में से 2 मुकाबले जीतने वाली डिच टीम की 8वीं पोजीशन है। और अब बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के बालाई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध है। लाहौर में भी स्मोक से सूरत हाल संगीन हो गई है, जबकि सांस की बीमारियों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। 7 रोज़ में 24,000 अफराद मुतासर हुए हैं। कचरा जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंतबाह। और सर्दी का मौसम हो और गरम गरम मछली हो तो खाने का मज़ा आ जाता है। क्वेटा में सर्दी के साथ ही मछली की दुकानों पर रश लग गया है। शहरियों ने मछली खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानते हैं आज़म उल्फत की इस रिपोर्ट में। क्वेटा के फूड स्ट्रीट पर खूब रौनक, मछली खाने वालों का रश। शहरी कहते हैं इस मौसम में मछली ज्यादा शौक से खाते हैं। सर्दी का मजा ही दोबाला हो जाता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया क्वेटा में, तो ऐसे मौसम में मछली से ज़्यादा बेहतर ग़िज़ा क्या हो सकती है। मैं भी दोस्तों के साथ मौसम और मछली को एंजॉय करने के लिए आए हुए। क्वेटा में गवादर, सक्खर और कराची से मछली मंगवाई जाती है। मौसम के साथ मछली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। सर्दी का मौसम है, मौसम थोड़ा चेंज हो गया था, सर्दी है, लेकिन अभी ये मछली जो है ना, मछली पड़े है, हम मछली खाने के लिए हुए हैं। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। होटलों में फरोख्त होने वाली ज्यादातर मछलियां फार्म से खरीदी जाती हैं। मछली फरोशों का कहना है कि जब से मछली की मांग में इजाफा हुआ है, दरियाई मछली की फरहमी मुश्किल हो गई है। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर कदीम हुनर आज भी जिंदा है, जहां मेहनतकश मर्द और खवातीन तपती हुई धूप और खुले आसमान तले शाहरा पर सरकंडे की चटाइयां बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखिए हैदराबाद से गुलाम शबीर की इस रिपोर्ट में। सरकंडे की चटाई की तैयारी। हैदराबाद में कदीम हुनर आज भी जिंदा। कहने में तो बहुत मामूली सा काम लगता है, मगर कारीगर खवातीन निहायत महारत से अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए धागों से सरकंडे की सिलाई करती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता चटाई की शक्ल अख्तियार कर जाती है। सरकंडों से चटाइयाँ ही नहीं बल्कि अब तो माहिर कारीगर शोपीस कुर्सियाँ भी तैयार कर रहे हैं, जो कि सकाफती तौर पर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से इस हुनर की कदर कीमत में बेशुमार इजाफा हो चुका है। फिर ये अलग अलग रेटों में, कोई 1000 रुपये की, कोई 500 की, कोई 2000 की, कोई 4000 की, ऐसे बेचते हैं, जिसमें हमारी लागत भी लगती है। उसी के अंदर हमें कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है। बड़े बुजुर्ग के लिए घर में बैठने के लिए माना टेक वाला जैसे मूड़ा चाहिए, स्टूल होता है वो। हैदराबाद में सैकड़ों हुनरमंद खानदान 40 सालों से खुले आसमान तले धूप, सर्दी और बारिश में रोजगार कमा रहे हैं, मगर मुनासिब मजदूरी न होने की वजह से अब ये हुनर भी नापैद होता जा रहा है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ गुलाम शब्बीर अराई, बोल न्यूज़, हैदराबाद। और हुकूमत ने आम सारिफिन के लिए गैस महंगी कर दी है। ताहम फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए गैस पर सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया है। वजह किसानों के लिए कम कीमत पर खाद की दस्तयाबी बताई गई है और फर्टिलाइज़र्स को पहुंचाने वाला फ़ायदा किसानों तक नहीं पहुंच रहा। वजूहात क्या है, सवालात के जवाब की तलाश करने की कोशिश की है इस्लामाबाद से बोल की नुमाइंदा खुसूसी मलिक सैयद अवान ने। जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से गैस सेक्टर के माली नुकसानात के खात्मे का मिशन सार्फिन पर अरबों का बोझ डाल दिया गया। साथ ही फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए किसानों के नाम पर बड़ी सब्सिडी भी रख दी। खाद के लिए 45 अरब रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। निगरान वजीर तवानाई सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि खाद फैक्ट्रियों को गैस पर जितनी सब्सिडी देते हैं, यूरिया की मद में इनसे ज्यादा सब्सिडी लेते हैं। तकरीबन पाकिस्तान की 85% फर्टिलाइजर कंपनीज को गैस मिलती है और उससे यूरिया बनता है किसानों के लिए। तो उस कीमत को हमें मारी के पास कानूनी तौर पे लाना ज़रूरी था, लेकिन इस चीज़ से भी फर्टिलाइज़र और यूरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इक्तिसादी और तवानाई उमूर के माहिर आबिद सलहरी का कहना है कि ज़राअत पर किसान को कभी भी सब्सिडी नहीं पहुँच सकी। ज़राअत पे जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, का वो खाद पे हो या बीज पे या दूसरे इनपुट्स पे,
बदकिस्मती से वो किसान तक नहीं पहुंचती हैं, वो मिडिल पर्सन या जो आड़ती है वहां तक आके वो रुक जाती हैं। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद उमैर मसूद का कहना है कि कंपनियों को सब्सिडी के बजाय हुकूमत बराह रास्त किसानों को सब्सिडी दी जाए। हम हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि इनको कंपनियों को फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देने की बजाय आप डायरेक्ट किसान को सब्सिडी दें। हुकूमत की जानिब से फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस पर सब्सिडी फराहम करने के हवाले से माहिरीन का मौक़िफ़ है कि कोई फर्टिलाइजर सनत नुकसान में नहीं जाती। देखना ये होगा कि क्या ज़राअत से मुंसलिक सनत को मिलने वाली सब्सिडीज़ का किसान को कोई फ़ायदा होता है या नहीं। पाकिस्तान और डेनमार्क में ग्रीन एनर्जी से मुतल्लिक मुआहिदा हो गया है। कराची में डेनमार्क के सफ़ीर ने कहा कि सैलाब, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना इंसानों के लिए ख़तरा है। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और अब आपको बताएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बायस इंसानों की मुलाजमतें छिन जाएंगी। एलोन मस्क का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमा। मज़ीद कहा, AI इंसानों के लिए ख़तरा भी हो सकता है क्योंकि तारीख़ में पहली बार इंसानों का वास्ता अपने से ज़्यादा ज़हीन हरीफ से होगा। हमें AI को कंट्रोल में रखने के लिए इसके हुदूद का तयन करना होगा। और आखिर में आपको बताएंगे कि फिल्मी हीरो की धड़कनें रोकने वाले स्टंट, देखने वाले देखते रह गए और खतरों के खिलाड़ी की दिलचस्प कहानी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी फॉल गाय का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 1 मार्च को रिलीज की जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।